नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम की डेट तो आ ही गई है और तैयारी में लग भी गए होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो शुरू कर दीजिए। आप एडमिट कार्ड का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडमिट कार्ड का भी इंतज़ार करते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज है। इसमें हमने PYQ क्वेश्चन को रखा है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रखा है, जो 17 और 21 में जो पेपर हुए थे उनके प्रश्न हैं। आप यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएसआई में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 की तुलना में 21 का पेपर थोड़ा इजी था, ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसका आंसर बताइए क्या होगा कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी, हमसे पहले आप सवाल लगाइए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े, ठीक है ना। अगर परिवार का खर्च ना बढ़े, इसका मतलब है कि जैसे सपोज दैट पहले आप मार्केट जाते थे तो आपके पापा 100 रुपये देते थे तो आप 5 किलो चीनी लेकर आते थे। दोबारा गए तो चीनी का क्या कह रहा है कि चीनी का जो कीमत है, मतलब रेट है, वो बढ़ गया। तो अब 100 रुपये में 5 किलो चीनी लेकर नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 100 रुपये ही मिलेगा। तो एक फार्मूला क्या कहता है कि जब भी याद रखना कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये क्या है? तो हम ये कहेंगे कि खर्च बराबर कीमत इनटू खपत। आप कहेंगे यस सर। कीमत और खपत है क्या? तो ये समझिए कि किसी वस्तु की कीमत, मान लो 50 रुपये किलो चीनी है, 2 किलो महीने में खत्म होती, 100 रुपये हो गया। तो ये फार्मूला बन गया, ये कहीं से आया नहीं, ये बन गया। तो जब भी आप ये समझिए कि जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट, एक P वेरिएबल है, एक C वेरिएबल है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट E है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट E है, और कह रहा है कि अगर E कांस्टेंट है तो एक जिस रेशियो में होगा दूसरा उसके उल्टे रेशियो में होगा। क्योंकि उसने कहा है कि चीनी का भाव 40%, भाव मीन्स प्राइस, है ना। तो अगर मैं कह दूं कि प्राइस 40% की बात करूं अगर, तो 40% को मैं लिखूंगा 40/100, 20 × 40, 20/100। अगर चीनी की कीमत पहले 5 थी तो बाद में कितना होगी प्लस का, पहले 5 थी तो बाद में कितनी होगी, 7 होगी, 2 बढ़ गई, ठीक है। कोई परिवार चीनी के उपभोग कितने प्रतिशत कम करे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो वही है ना कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक जिस अनुपात में होगा दूसरा उसके उल्टे अनुपात में होगा। इसका मतलब C जो होगा वो 7:5 में आ जाएगा। आप कहिए यस सर, ठीक। तो पहले खपत कितनी थी, 7 की थी, अब खपत कितनी हो गई, 5 की हो गई। तो 7 में 2 की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। तो 100 में 1/7 14.28 होता है, तो 28.25 होगा। इसका मतलब है 28 से ही 4/7% हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाता है और उसके बाद 54% घट जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत का कुल प्रतिशत कितना होगा? आप दो तरीके से सवाल लगा सकते हो। मैंने मान लिया कि उसका वेतन पहले 100 रुपये था, ऐसा ही मान सकते हो। माना वेतन कितना था, 100 रुपये था, 100 था। तो जब 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, 150 हो गया। कब? जब 50% बढ़ा। तो फिर क्या कह रहा है, 54% घट गया। तो 150 का 54% घट गया तो बचा कितना आपका, आपका हो गया 54, 6, 60, 46% हो गया। इसका मतलब 46% आप निकाल दो, ठीक है ना। तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 50 से, और 2 × 3 = 46, और 23 × 3 कितना हो गया, 69 हो गया। इसका मतलब हो गया कि पहले था कितना, 100 था, अभी कितना हो गया, 69 हो गया। 31 की कमी आ गई, 31 की कमी आ गई, 31% की कमी आई, वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। ये तो 100 मान के मैंने कर दिया। दूसरा है किसी संख्या को पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, तो सक्सिव ले लेते हैं। इसका मतलब है कि पहले बढ़ाया गया तो प्लस का 50 50 और -54, और फिर माइनस हो जाएगा 50 × 54/100, ठीक है ना। ये माइनस का 4 आ जाएगा, और 50 दूना 100 और 2 27, 54। तो आप कहेंगे कि ये कितना हो गया, -27, 27 × 4 = 31, -31%। माइनस ये बताता कमी हुई है, 31% की कमी हुई है। ये तो मैंने सक्सेस कर दिया, यहाँ पे 100 मान के कर दिया। दोनों तरीके से सवाल को आप लगा सकते हैं, दोनों ईजी है। चलिए आगे आते हैं कि एक वित्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। अरे भाई आप ये समझिए कि अगर कोई बेलन है, क्या है बेटा, बेलन है, ठीक है ना, और बेलन में
त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। क्या है? त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। ठीक, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कहूँगा क्या कि अगर 50% की वृद्धि हो गई तो आयतन पहले क्या रहा होगा आयतन, और अब क्या रहा होगा, तो मतलब कि बाद में आयतन, दोनों अनुपात निकालेंगे। और किसका? आयतन का। किसका निकालेंगे? आयतन का। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे देखो, पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? वैल्यूम होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाई R1 स्क्वायर H1 रेशियो पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 50% को लिखेंगे 1/2। वृद्धि हुई है, इसका मतलब है पहले जो त्रिज्या 2 थी तो 2 दूना 4, और H1 है तो मतलब H1 H2 समान थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया है तो कट जाएगा। तो ये 4 था, बाद में कितना हो गया? 9 हो गया। 4 से 9 में चेंज आया तो बताइए कितना आ गया? 5 की वृद्धि हो गई। 4 से 5 में वृद्धि होगी, परसेंट में निकालेंगे तो 4 25 100, और 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125%। बताओ ठीक है? इसका मतलब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी परसेंट में निकालना है और उसके हाइट में चेंज नहीं आया तो मतलब पहले भी H1 थी हाइट, अब भी H1 है, बस R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, पहले त्रिज्या और अब त्रिज्या में अंतर है। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाए? पहले 50/2, पहले त्रिज्या 2 थी तो 2 का स्क्वायर हो गया, और बाद में कितनी हो गई? 3 हो गई, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देखिए सारी चीज़ें क्या होती? कांस्टेंट होती, तो कट जाएगी। तो 4 से 9 हो गया, ठीक है ना? और 4 से 9 मतलब कि यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई, ठीक है ना? और 5 की वृद्धि हुई, परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 पंजे 125। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब ओरली आपको सवाल करना है। आप अगर इतना नहीं सीखेंगे तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको बताइए कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा को 15% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो मैं कहता हूँ वर्गाकार जो मैदान है ना, उसका क्षेत्रफल जो है वो पहले और अब कहो या बाद में कहो, तो 15% का मतलब हुआ 5 3 15 और 5 20 100। पहले 20 था, अब कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक, यही भुजा का स्क्वायर होता है, तो पहले इतना था अब इतना हो गया। तो मैं कहूँगा कि पहले 400 था, अब 529 हो गया। तो 400 से 129 की वृद्धि हो गई। तो आप कहेंगे सर कितना हो गया? 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 4 3 12 और 4 दूना 8, 32 समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है 32.25। सारा नहीं करने की ज़रूरत होती है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। आगे चलते हैं। जूनियर ने एक नया प्लाट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ा लगाने की ज़रूरत है। इस कारण से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में पहले 3% कमी की गई, फिर वृद्धि की गई, तो सिंपल सी बात है, आप सक्सेस ले लीजिए 3% का। तो 3% बढ़ाया गया, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3% कम हो गई, दोनों कम हो गई। तो मैं कहता हूँ 3 इधर कम हुआ, 3 इधर कम हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 बटे क्या हो जाएगा? 100। जो आएगा वो वैल्यू किस में आएगी? परसेंट में आएगी। प्लस माइनस ये बताता है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो माइनस का 6 और ये प्लस कितना हो जाएगा? 0.09। इसको डिफरेंस निकालेंगे तो 5 पॉइंट और माइनस का हो जाएगा, और भी कितना? 91%। इसका मतलब है कि यहाँ पे परसेंट कमी ज्ञात कीजिए, 5.91% आ जाएगी। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप ये ध्यान दो, किसी संख्या में पहले कमी की जाए या वृद्धि की जाए तो हमेशा सक्सेस लगा देते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। करा एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? कमरा कैसा है? घनाफ के आकार का है। तो घनाफ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? पहले ये बात पता होनी चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे आगे का। घनाफ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, वो क्या होता है? 2L + B × H होता है। ठीक है ना? मैं कहता हूँ कि जो घनाफ है ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है किस अनुपात में? और 5:4:2
2 के अनुपात में दी गई। मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, आप कहेंगे यस सर ये अनुपात में दिया है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये तो पहले थी, क्या थी? पहले थी। और बाद में कितनी हो गई अभी देखो, तो 50 का 20% 1/5, तो 5 दहम 50। अरे भाई 50 का आप देखिए 50 है ना, तो 50 का 1/5 जब लिखेंगे, है ना, क्या हुई है? बढ़ गई है। लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है जबकि ऊंचाई घटती है। तो 1/5 मतलब 6 बटे कितना हो गया? 5, 5 दहम 50 और 10 60 हो गया। तो कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक। दूसरा है ये भी बढ़ जाती है, तो कितना? 25%। तो आप क्या लिखोगे? 40 का 5/4, 4 दहम 40, 10 बचे 50। तो कितना हो गया बेटा? 50 हो गया। ठीक। और इसमें क्या हो? कमी हो गई। तो 20 था और 25% कमी हो गई, तो 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। तो 4 पंचे 20, 5 नहीं 15। तो कितनी हो गई? 15 हो गई। बस आप चाहो तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे इसको कट करना चाहो तो कट कर लो, अदरवाइज इसे कर दो, बस रख देता हूँ मैं, वैसी फार्मूले पे रख देता हूँ, आ जाएगा आंसर। तो देखिए पूछा क्या है हमसे? 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैं जब कुल क्षेत्रफल की बात करूंगा तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल पहले कितना था? प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 हो जाएगा। ये हमें देखना पड़ेगा कितना होगा। तो अब पहले कितना था क्षेत्रफल? तो हम कहेंगे कि पहले और बाद में दोनों करेंगे, ठीक है ना? पहले और दोनों या बाद में, ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। ये बाद में, बाद मतलब वृद्धि के बाद। तो 2l + b 50 40 90, 2 × 90 × 20, और इधर कितना हो गया? 2 × 6 5 11 110 × 15। ठीक। तो आप ये देखिए कि 9 दूनी 9 चौक 36, 3600, और 15 दूनी 23 और 11 तेई 33, 3300 हो गया। ठीक है ना? तो पहले का कितना हो गया जरा मुझे बताओ। तो पहले कितना था? 3600 था। अब कितना हो गया? 3300 हो गया। ठीक। ये दोनों जीरो कट करेंगे और 3 12 36 और 3 11। ठीक। बताओ कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो गया। यस। पहले कितना है? पहले था 12, अभी कितना हो गया? 11। तो 1/12 क्या हो गया? कम हो गया। किसका? प्रारंभिक क्षेत्रफल का। बढ़ा नहीं है, बढ़ा नहीं है, कम हो गया है। प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो गया। अच्छा सवाल है, ठीक है ना? आप चाहते तो यहाँ छोटे छोटे डेटा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं सभी के साथ। आगे आते हैं। ठीक है कि घनाभ के आकार वाले कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10, 20 और 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो आप ये कहो प्रतिशत परिवर्तन, तो घनाभ का जो आयतन है LBH होता है। ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ पहले क्या था और अब क्या है। ठीक। तो घनाभ का जो आयतन होता है ना, जो आयतन होता है वो LBH होता है। 10% को 1/10 लिखेंगे, वृद्धि हो रही सब में 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको 1/5 लिखेंगे और इसको 1/4 लिखेंगे। हम लिखेंगे ना? तो मैं कहूँगा कि 10, पहले लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 थी, ऊंचाई 4 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 11 हो गई, 6 हो गई और 5 हो गई। 5 से 5 कट जाएगा, आप कहेंगे यस सर। और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 10 दुनाई 20, 20 से कितना हो गया? 33 हो गया आयतन में। तो 20 से कितने में चेंज आया? 13 का चेंज आ गया। तो परसेंट में निकालने के लिए 20 पंचे 100 और 13 बचे 65% की क्या हुई? वृद्धि हो गई। बताओ भाई, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो, यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताए वो। कितनी वृद्धि हुई? 65% की वृद्धि हो गई। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50 और 75% और 75% से बढ़ाई गई है। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। ठीक है ना? कह रहा है कि सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50 इतना बढ़ाई गई है। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो जो मूल आयतन है, नया आयतन जो प्राप्त होगा उसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं ये कहूँगा कि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई बढ़ाई गई, तो मैं कहता हूँ
तो बेलन का आयतन, सिलेंडर कैसा होता है, बेलनकार होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। तो मूल आयतन अर्थात जब कुछ नहीं चेंज हुआ तो मूल आयतन और फिर क्या होगा, उसमें आयतन में परिवर्तन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नया आयतन ऐसा लिख दूँ, मान लेता हूँ समझाने के लिए, तो 50% को क्या कहेंगे, ये त्रिज्या है, ठीक है ना, 1/2 क्या हुई है, बढ़ाई गई है। और 25 × 75 25 चौका 100 ये भी बढ़ाई गई है। ये क्या है, ऊंचाई है। इसका मतलब होता क्या है, पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2 होता है, ठीक होगा। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो पहले त्रिज्या 2 थी, 2 का स्क्वायर 4 और ऊंचाई कितनी थी, 4 थी, ठीक है ना। और 2 1 3, 2 2 4, हाँ ठीक है, और कितना 4 थी। लेकिन बाद में कितनी होगी, 3 त्रिक 9 और ऊंचाई कितनी हो गई 7, तो 16 से कितना हो गया, 63 हो गया, ठीक है ना। कह रहा मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए। 63 का 16 मूल आयतन को प्राप्त आयतन से कितना परसेंट है, मतलब कि जो 63 है, 63 का 16 कितना परसेंट है, आपसे ये पूछा है ना। 16 चौको 64 होता है, कितना होता है 64, 4 25 100, ठीक। इसका मतलब है कि 16 चौको 64, ध्यान देना 16 चौको 64, 4 नहीं है, मतलब 25 से जस्ट बड़ा आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि 25.3539 आ जाएगा। मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाए कहीं आपसे। देखो ध्यान से कि 63 का 16 कितना परसेंट है, ये बताना है आपसे, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि बेटा इसको 63 को मैं क्या लिखूँगा, मेरी बात ध्यान सुनो, इसको ऐसे लिख दूँगा, ध्यान दो, 1 + 63 770, तो 37/100 गुणे का 16, तो 16 तो पूरा पूरा रहेगा प्लस, ठीक है ना। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 112 के 2, 16 × 3 48, ठीक है ना। हालांकि 16 × 3 48, 16 × 112 के 2 हासिल 11, 16 × 3 48, 10 58 1 59, 592/100, तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, 16 × 3 48, 480, 16 × 7 112, 80 592, सही लिखा है मैंने, हाँ ठीक है। तो जब इसको कट करूँगा तो 16 4 20 21, ओह क्या कह रहा है, मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करिए। 16 चौको 64, करीब 25.39% ही बनेगा। क्यों, क्योंकि 64 का अगर 16 होता, 16 चौको 64 25% हो जाता, ठीक है ना। और 16 64 से थोड़ा सा कम है, 63 है, तो 25 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 25.39 आएगा, गारंटी है। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो जा रहा है भाई, ओफो, ये देख रहे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 63 होगा ना, तभी तो गड़बड़ कर क्या मैं, यहाँ पे 63 कर गया। अब देखो सही है, यहाँ पे क्या है 63 है। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा, अंदाज़ा लगा लो, 16 और 6 9 54, 16 9 कितना होता है 25, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 25.6 आ जाएगा, 28 नहीं जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो मैं कहता हूं कि माना कुल वोट कितने थे, 100 थे, ठीक। कुल वोट कितने थे, जो कुल मत थे वो कितने थे, 100 थे। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों का 55%, तो शिवा को वैध मतों का 55%, इसका मतलब है 20% मत अवैध हो गए, तो वैध मत कितने हो गए 80, तो ये हो गया हमारा वैध मत, ठीक। इस वैध मतों का 55%, तो 80 का 55% इसको मिला, ठीक। और 55 5 60, तो 80 का 46 55
45, ठीक, 45% किसको मिला, 55% मत प्राप्त हुए, किसको, शिवा को, किसको प्राप्त हुए, शिवा को। ध्यान देना मेरी बात को, मैं कहा शिवा को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो ये जानिए कि जैसे यहाँ पे हाँ 20% मत अवैध भी थे, यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। कुल 7500 मत पड़े ना, अब कुल मत यहाँ पे कितना है, 100 है, तो ये मैं क्या कहूँगा, इतना हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं 75 से गुणा करूँगा, ठीक है ना। जो कुछ भी आएगा तो मैं ये कहूँगा कि राजू को कुल कितने प्राप्त हुए, तो यहीं पे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं 75 कर देता हूँ, ठीक है ना, बस मेरा आ जाएगा। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 9 45। मैं तो कहता हूँ कि आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 7 2 9 एक ही है, करके देख ले तो 9 चौक 36 या 75 2 300 है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 हो जाएगा, और 300 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 2700। 2700 आ गया आंसर। इसका मतलब राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, 2700 वैध मत प्राप्त हुए, इससे कोई लेना देना नहीं था। बात ठीक है ना। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया। कुल कह रहा है कि यदि कुल 7500 मत पड़े, 7500 मत पड़े जिसमें से 20% अवैध हो गए, तो आप ऐसे भी कह सकते हो 7500 में से 80% वैध मत हो गए, ठीक है ना, 80% वैध मत हो गए। फिर क्या कह रहा है कि शिवा को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, ठीक। तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो यहीं से कह सकते थे कि राजू को अगर उसको 55 हुए तो वैध मतों का 45% क्या हुआ, इसको प्राप्त हुआ। 2 0 यहाँ से कट करो, और 20 चौक 80 और 20 2500, 5 9 45, 75 चौका 300, 3 9 2700, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बात खत्म। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। बात ठीक है ना, आगे चलते हैं। राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। ठीक है भाई, मतलब किसी कोई है किसकी जिसकी भी कोई भी चीज़ हो या इनकम हो या कुछ भी हो, अपने आप में 100% होती है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि उसे अंततः 16,083 रुपये की बचत हुई है। मतलब उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आप ये समझिए कि 10 20 10 30 30 50 5 55% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 45%। और वही 45% की जो वैल्यू है ना बेटा, वो 16,083 है, 16,083। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय अपने आप में 100% होती है, तो क्या 9 से कटेगा, 9 बचे 45, और यहाँ पे कहूँगा कि 9 1 9 7 16 70 9 7 63 7 78 9 8 72 6 9 7 63। इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 से, इसको भी मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो 2 7 14 के 4 जीरो आएगा, वो भी 4 लास्ट में आएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ना बात, तो भाई कर लो, यही आ जाएगा। कितना आएगा, 35,740, 35,740। क्यों, क्योंकि जीरो 2 से 14 के 4 एक ही ऑप्शन में है, जीरो उसके पहले 4, 35,740 आंसर आ जाएगा। उसकी मासिक आय कितनी थी, 35,740। क्लियर है, आप कहेंगे यस सर। श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रमों को, 18% अनाथाश्रम को, 18% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में शेष राशि रुपये 9200 को वह बैंक में जमा करता है। ठीक है, यदि श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए, क्या होगा। मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी ये कर रहा है, मतलब 18 18 18 था 54, लेकिन ये कह रहा है कि श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। 80% को हम लिखेंगे 20 चौक 80, 20 25 100। इसका मतलब 5 में से 4 बचत कर रहा है वो, ठीक है ना, 5 में से 4 बचत कर रहा है, यही तो कह रहा है। अब आपको पता है कि 9200 जमा करता है, कहने मतलब है कि इतना बचत करता है, इतना मतलब कि श्रीधर अपनी बचत का 18% 18% 18% 54% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता। बचत की शेष राशि कितना बचा, मतलब कहने का शेष राशि बची कितनी, बचत की टोटल बचत 5 में से 4 बचत कर रहा है, जिसमें से 54 खर्च कर दिया, 46% बच गया।
इसका जो 46% है ना बेटा, वो बचत कर रहा है किसका, 9200 के बराबर। मेरी बात समझो, उसकी टोटल इनकम कितनी है, 5 में से 4 बचत कर रहा है, तो 4 में से 54% खर्च कर दिया, तो 54 जो बचा है, बचत का 46% वो बचा रहा है बराबर किसके, 9200 के। यहाँ पे 46 दूना मैं क्या करूँगा, 9200 कर दूंगा, 200 हो गया, ठीक है। ये कर दूंगा मैं क्या, 50, ठीक, 50, और यहाँ पे हो गया 25, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 250, ठीक। और तो 100% की वैल्यू जो आ जाएगी, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25,000 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका वेतन 25,000 रुपये था। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आप कहेंगे नो सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। गिरी अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम को, 12% अनाथालय को और बचत का 22% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। बचत की शेष राशि 8800 बैंक में जमा करता किया जाता है। गिरी का वेतन ज्ञात कीजिए। यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। मैं कहता हूँ कि 22 और 12 और 22 दूना 44, 2 46, 46 10 56, 56% क्या कर दिया, वह बचत का खर्च कर दिया। खर्च किया, लेकिन किसका, बचत का खर्च किया। बचत का खर्च 56% है। तो बचत का अभी कितना बचा है, तो आप कहेंगे 56 4 60, तो कितना हो जाएगा, 44%। इसका मतलब टोटल बचत का 44% उसके पास सेविंग है। तो सिर्फ बचत कितनी है, तो 5 में से 4 वो बचत कर रहा है। इसका जो 44% है ना बेटा, वो उसकी बचत 8800 के बराबर है। तो 44 दूना 88, आप कहेंगे यस सर, ठीक है। अब 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 4% की, या मैं कट करना चाहूँ तो कर दूँ, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि 4% की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है, 10 है, ठीक। 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 250। यहाँ पे मैंने क्या नहीं लिखा, 200 हो जाएगा, 44 दूना 88, तो ये तो हाँ 25 250, 1 जीरो और जाएगा, 25,000 यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एज इट इज ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि जाफर अपनी बचत का 17% वृद्धाश्रमों को, 18% अनाथाश्रम को और 19% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में शेष राशि 13,800 को वह बैंक में जमा करता है। जाफर के वेतन के 80% उसकी बचत राशि है, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया सवाल है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। 17, 18 और 19, 17 यहाँ 51, 1 52 और 52 2 54, 54% हो जाएगा। 8 7 15 और 9 5 54%। इसका मतलब 54% उसने अपनी बचत का बचा लिया। तो अब मतलब कि खर्च कर दिया अलग अलग वृद्धाश्रम पर, अनाथाश्रम पर, चिकित्सीय मदद पर। इसका मतलब 46% क्या किया, तो बचत का, उसकी बचत कितनी है, 5 में से 4 टोटल बचत है, जिसका 46% जो है वो अपनी टोटल बचत का 46% वो बचत कर रहा है। कितना, 138, मतलब कि 13,800 रुपये। 3 बार पढ़ूंगा, पढ़ा चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4% की जो वैल्यू है ना बेटा, वो कितनी हो जाएगी, 5 1500। आप कहेंगे यस सर। 25 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। तो ये 2 जीरो लगाऊंगा, 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 से कम 25, 10 35 2 37, 37,500 रुपये आ जाएगा। है ऑप्शन में क्या, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं कि धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम, 23% अनाथालयों और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। शेष 7400 की राशि बैंक में जमा कर दी गई। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, धनशेखर का वेतन ज्ञात कीजिए, क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमसे पहले इस सवाल का आंसर दे देंगे। तो मुझे पता है कि 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 1 6, 63% क्या कर दिया गया, 20 23 60, हाँ 63% क्या कर दिया गया, ओवरऑल खर्च कर दिया गया, ठीक है ना। बचा कितना परसेंट, 37%। और उसका इनकम टोटल वेतन 40% है ना। ये तो उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, तो 20 पंचे 100, 20 दूना 40, मतलब 5 में से 2 टोटल उसकी बचत है। 63 खत्म कर दिया तो उसके बाद बचा कितना, 37% बच गया। मतलब बचत का 37% क्या कर रहा है, बराबर किसके,
7400 के, कितने बेटा 7400 के। तो 37 दूना क्या हो जाएगा 74,200 हो गया। तो 2% की जो वैल्यू आई ना, ये 5 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। तो इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100% इधर आ जाएगा, इसको भी मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। तो यहाँ 5 आ जाएगा और टोटल इनकम क्या आ जाएगी 50,000। इसका मतलब है कि धनशेखर का वेतन ज्ञात कीजिए, 50,000 रुपये उसका वेतन था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे आते हैं कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, दोनों में 18% अनुत्तीर्ण हुए। तो मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी ऐसा आता है तो हम दोनों पे फोकस करते हैं। 80% अगर अब उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए 20% अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हुए, ठीक। 77%, जबकि सेक्शन बी में 77 हैं तो कितने हो गए अनुत्तीर्ण, कितने हुए 23%, 23% अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक। हमारा फोकस अनुत्तीर्ण पर रहेगा। तो मैं कहूँगा कि 20 और 23, 20 प्लस 23 माइनस का 18, तो कितना हो जाएगा 18 × 23 का मतलब 25%, 25% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो ये क्या हो गए कि ये दोनों मतलब कि कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, दोनों में तो 18% थे, तो कम से कम ये क्या हो जाएगा, कम से कम एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी, एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी, कम से कम एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी। इसका मतलब कम से कम एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 75% है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये दोनों सेक्शन में 1425 उत्तीर्ण हुए, तो 75% की वैल्यू कितनी है 1425 है। आप कहेंगे यस सर। तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। 1425 से बड़ा ही आंसर होगा। अगर 75% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप निकाल दो यहीं पे। 100% की जब वैल्यू मैं निकालूंगा तो 14/25 गुणे का 100 करूंगा तो 25 × 75 और 25 × 100। आप कहेंगे यस सर। 3 से कट करेंगे तो 3 × 12, 0, 4, 5 और 9 तो 11, 1 12 कट जाना चाहिए। 3 × 12 और 3 से 21, 3 से 21 और 3 × 5 15, तो 4 × 5 20 के 0, 4 से 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 16 3 19। कितने विद्यार्थी थे 1900 विद्यार्थी थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि ऐसे सवाल आप देखेंगे कि प्रीवियस में लगातार पूछे गए थे, तो मैंने लगभग PY की ही सवाल लिया और कुछ भी इधर उधर से नहीं किया। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।